ठीक। स्टोर प्रोसीजर ही पढ़ते हैं और इसमें थोड़ा और कुछ एक दूसरा टॉपिक देखते हैं आज। ठीक है। ठीक है। टॉपिक है सरप्लस, डिस्पोजल। डिस्पोजल फैक्ट्री में आप देखे होंगे कि बहुत सारे स्क्रैप मटेरियल इकट्ठा किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं स्टोर में। उसके लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस होता है, स्क्रैप यार्ड होता है, जहां पर इसे रखा जाता है और फाइनली इसको डिस्पोज किया जाता है। ठीक है। देखिए, एक्चुअल में डिस्पोजल क्यों करते हैं? डिस्पोजल करने का हमारा पर्पस सिर्फ पैसे उससे गेन नहीं करना है, यानी मॉनेटरी वैल्यू प्राप्त नहीं करना है। उसके लिए सबसे बड़ा हमारा जो फैक्ट्रीज है, किसी फैक्ट्री में डिस्पोजल का सबसे बड़ा जो पर्पस होता है वो होता है जगह को खाली करना, है ना। क्योंकि बहुत सारा प्लेस वो ना हमारा ऑक्यूपाई करके रखता है स्क्रैप मटेरियल्स। तो हमारा जो लैंड है ना, वो बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है। और उस पे बहुत सारा सामान इधर बिखरा पड़ा रहता है ना, अलग अलग तरह के। तो ये हमारा ऑक्यूपाई करके रखता है, तो इस प्लेस को खाली करना ही तो हमारा सबसे बड़ा जो पर्पस है डिस्पोजल का, ये है कि प्लेस को खाली करना, ना कि मॉनेटरी वैल्यू गेन करना, पैसे प्राप्त करना। तो अब है कि डिस्पोजल किसका करेंगे? क्या हर एक फैक्ट्री में हर एक मटेरियल का डिस्पोजल कर सकते हैं? हर एक मटेरियल का डिस्पोजल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तब किस मटेरियल का डिस्पोजल करेंगे? कुछ तो डिफाइन किया गया होगा। तो इसके लिए डिफाइन किया गया है कि किस मटेरियल का आपको डिस्पोजल करना है, किस मटेरियल का डिस्पोजल नहीं करना है, कैसे करना है। एक पूरा एक प्रोसीजर है, ये एक पूरा क्या है, एक प्रोसीजर है। और टीडियस टास्क है, मतलब बहुत यानी जनरल नहीं, थका देने वाला, हुआ देने वाला, समझिए इस टाइप का कि ये टास्क है, ये पूरा डिस्पोजल का प्रोसीजर। ठीक है। इसमें थोड़ा सा पहले ये समझ लीजिए कि जैसे स्टोर है, स्टोर स्टोर में ही जो स्क्रैप मटेरियल रखे जाते हैं, स्क्रैप में मटेरियल जो है वहीं पर रखे जाते हैं स्टोर में, और वहीं से डिस्पोजल किया जाता है। डिस्पोजल के अलग अलग से स्टोर के अंदर में ही अलग डिपार्टमेंट होता है। तो सपोज कीजिए यहाँ पर मटेरियल रखा गया है, लेकिन ये मटेरियल आया कहाँ से? प्रोडक्शन शॉप पे आया। जो प्रोडक्शन शॉप है ये मटेरियल को यहाँ के दिया। प्रोडक्शन में क्या हुआ? सपोज कीजिए कि प्रोडक्शन में मटेरियल जब जैसे ये एक सीट है, ठीक है, और हमें इसमें सिर्फ एक सर्कल ही सीट बनाना है, मशीनिंग करना है। बाकी ये क्या होगा? ये तो कट जाएगा ना, ये तो कट जाएगा। और प्रोसेस के दौरान ये क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा फिर? स्क्रैप। इसका ये कटिंग जो है स्क्रैप बन जाएगा। तो इस स्क्रैप को फिर हम लोग कहाँ करेंगे? रख देंगे जाके, स्टोर में दे देंगे। एक कंडीशन ये होता है। दूसरा और भी होता है कि जो मटेरियल रिजेक्ट होते हैं मशीनिंग के दौरान, मशीनिंग कर रहे हैं उसके दौरान जो रिजेक्ट होते हैं मटेरियल, उस मटेरियल को भी हम लोग कहाँ रख देते हैं? जाके स्टोर में ही रख देते हैं फाइनली डिस्पोजल करने के लिए। क्योंकि जो जो रिजेक्ट हो गया उसका वो तो सही हो नहीं सकता है ना। तो अब ये है कि हम जानते हैं कि जब भी कोई मटेरियल आता है, जब भी कोई मटेरियल आता है, वो अपने साथ एक क्या लेके चलता है? डॉक्यूमेंट्स लेके चलता है।
तो यहाँ पर कौन सा ये डॉक्यूमेंट लेके चलता होगा, यहाँ से जो यहाँ आया, ये प्रोडक्शन शॉप से ये स्टोर आया, तो कौन सा डॉक्यूमेंट लेके चल रहा होगा? रिटर्न नोट। रिटर्न नोट। ठीक है, तो ये रिटर्न नोट लेके चल रहा होगा। ठीक है। रिटर्न नोट किसके अगेंस्ट में बनता है? प्रोडक्शन वारंट। मटेरियल वारंट के। ईयू। डिमांड बेस्ड में। नहीं, ईयू एग्जामिनेशन ऑर्डर। वो ठीक है। और ईयू फिर किसके अगेंस्ट में बनता है? एस्टीमेट। ईयू जो है ये वारंट के अगेंस्ट में बनता है। ठीक है। और या तो रिजेक्शन नोट के अगेंस्ट में बनता है। रिजेक्शन नोट या तो वारंट के अगेंस्ट में बनता है। रिजेक्शन नोट से भी बनता है जहां पर रिजेक्ट हो गया, और जहां पर वारंट में ही दिया हुआ है कि ऐसा होगा। कटिंग प्रोसेस बहुत जगह रिजेक्शन नोट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, डायरेक्ट वारंट से भी बनते हैं। लेकिन इसका जो बेसिक डॉक्यूमेंट है इस रिटर्न नोट का, ना, रिटर्न नोट का जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो ईओ है। इसको कहते हैं एग्जामिनेशन ऑर्डर। एग्जामिनेशन ऑर्डर क्या होता है? जो क्वालिटी सेक्शन होता है, जो क्वालिटी सेक्शन होता है, ये सेक्शन सर्टिफाई करता है किसी मटेरियल को कि हाँ ये स्क्रैप है ना, ये मटेरियल क्या हो गया, ये स्क्रैप है, तो अब आप इसे बेच सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। तो ये इसको सर्टिफाई करता है। तो ये कौन रेज करता है? ईयू कौन रेज करता है? क्वालिटी सेक्शन। ठीक है। तो रिटर्न नोट के लिए एक बेसिक डॉक्यूमेंट क्या है? ईयू है, एग्जामिनेशन ऑर्डर है। रिटर्न नोट बना, और रिटर्न नोट के थ्रू वापस कहाँ चला गया? ये स्टोर में आ गया। ठीक है। रिटर्न नोट का एक और यूज होता है, जैसे कि हमने सपोज कीजिए कि यहाँ से ले गए, कल टायर पड़ रहे थे, 100 टायर हमने ले गया, है ना, और उसमें से 50 ही यूज हो पाया, है ना, प्रोडक्शन शॉप में 50 ही यूज है, 50 रह गए। तो फिर क्या होगा? उस 50 को लौटा सकते हैं हम स्टोर में, है ना, हम लोग स्टोर में लौटा, किसी भी कारण से हो सकता है बच गया हो, है ना, बहुत सारा रीजन हो सकता है। अचानक डिमांड कैंसिल हो गया हो, है ना, जैसे 100 टैंक बनने थे, अब आदमी 50 ही मांग रही है, कुछ हो रहा है, तो 50 तो फिर लौट आ जाएगा ना। गाड़ियां बन रही है, व्हीकल्स बन रहे हैं, तो उसको भी वापस करते हैं कैसे? सेम तरीके से ईओ बनाते हैं, एग्जामिनेशन ऑर्डर बनाते हैं उसका, ताकि ये पता करते हैं कि मटेरियल क्या अभी भी सर्विसेबल है यहाँ, क्योंकि यहाँ से स्टोर से तो चला गया था ना वो, तो कहीं कुछ खराब तो नहीं हुआ, सर्विसेबल है या अनसर्विसेबल है या रिपेयरेबल है। ठीक है। जनरली ये 3 कैटेगरी में वो डिवाइड करता है इसको, और ईओ बनता है, और फिर रिटर्न नोट के थ्रू वापस अगर सर्विसेबल है तो वापस उसी स्टोर में आ जाता है जिस स्टोर में वो पहले से था, जहां से वो इशू हुआ था डिमांड नोट से। ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि डिस्पोज किसे करेंगे, है ना। किसी के भी पास या किसी के घर में कुछ भी है, हम लोग के पास कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तभी हम लोग देते हैं, जो हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार रहता है वो हम क्यों किसी को देंगे, नहीं देते हैं, है ना? जब हमारे रिक्वायरमेंट से वो अधिक हो जाता है तब उसे हम लोग डिस्पोज कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, या कुछ, जैसे कि हम लोग घर में ना ये, जैसे पेपर वगैरह ये सब बेच देते हैं, है ना, रद्दी वाले को। तो क्यों बेचते हैं? क्योंकि हमारे वो काम का अब नहीं है ना, हमारे काम से सरप्लस है, तो हम उसको बेच दिए। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए डिस्पोजल के लिए? कि वह सरप्लस होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, है ना, सरप्लस टू द फैक्ट्री। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑल स्टोर्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट इन एक्सेस ऑफ फैक्ट्रीज नॉर्मल रिक्वायरमेंट फॉर इट्स प्रोविजनिंग पीरियड शुड बी टेकन एज सरप्लस। ऐसे सभी स्टोर्स की क्वांटिटी जो फैक्ट्री के प्रोविजनिंग पीरियड के लिए आवश्यक क्वांटिटी से अधिक है, सरप्लस कहलाता है। यहाँ एक टर्म आया, प्रोविजनिंग पीरियड। ठीक है। कोई बता सकता है प्रोविजनिंग पीरियड? सर लीड टाइम प्लस यूटिलाइजेशन। ठीक है, वेरी गुड। लीड टाइम प्लस पीरियड ऑफ
यूटिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड प्रोविजनिंग पीरियड। कितना है प्रोविजनिंग पीरियड इसके लिए, इंडिजिनस मटेरियल के लिए या इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए? सर 18 मंथ। इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए कितना बताएं? 18 मंथ सर टोटल। ठीक, good। और इंपोर्टेड मटेरियल के लिए थोड़ी, वो सब उतना को मतलब नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, प्रोविजनिंग पीरियड है, ठीक है। तो जो नहीं जान रहे हैं वो समझ लीजिए प्रोविजनिंग पीरियड क्या है ना। प्रोविजनिंग पीरियड ये होता है लीड टाइम प्लस पीरियड ऑफ procurement. यूटिलाइजेशन, पीरियड ऑफ यूटिलाइजेशन, है ना। तो लीड टाइम क्या होता है, ठीक है, बताइए आप लोग सही कोई लीड टाइम। खाओ और खाओगे, बोलो। सर जिस टाइम में उसका प्रिक्योरमेंट पूरा किया जा सके। लीड टाइम क्या होता है, देखिए फैक्ट्री में जैसे किसी चीज को प्रोक्यूर करना है तो इतना आसान नहीं होता है। पहले उसका डिमांड जनरेट होता है ना, पहले उसका डिमांड जनरेट होता है कि इतना प्रोक्यूर करना है, उसके बाद शुरू होती है उसकी कहानी। टीपीसी होगा पहले तो, एचएसआई जनरेट होगा, टीपीसी बनेगा, टीपीसी की मीटिंग हुई, फाइनली जब अगर फिर टेंडर हुआ, टेंडरिंग पहले एडवर्टाइजमेंट हुआ फिर टेंडरिंग हुआ, टेंडरिंग के बाद अगर किसी को मिल गया तो फिर हम लोगों ने सप्लाई ऑर्डर प्लेस किया, परचेज ऑर्डर प्लेस किया। उसके बाद फिर उसको एक टाइम दिए, है ना, उनको एक टाइम दिया गया डिलीवरी पीरियड का, इतने दिन में वो हमें इस ऑर्डर को सप्लाई करेगा, वो दिया, और उसके तब उतने दिन में वो लाके मुझे दिया। तो फाइनली जो कितना दिन कंज्यूम हुआ, है ना, आपके डिमांड जनरेट से हो लेकर उस मटेरियल को आपके फैक्ट्री के गेट तक आने में जो टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड लीड टाइम। यही लीड टाइम है। सपोज कीजिए आपको एक फैक्ट्री में अगर 5 रुपए का एक कुछ भी खरीदना हो ना, एक पिन भी खरीदना हो, तो वो कितने प्रोसेस से होकर गुजरेगा? 5 रुपए का ही खरीदने के लिए आपको हो सकते हैं 2 हफ्ते लग जाए, है ना। तो ये 2 हफ्ता ही क्या है, लीड टाइम है ये। क्योंकि दो उसी 5 रुपये को प्रोसेस करना पड़ेगा ना, उसके लिए साइन होगा, बहुत सारे अकाउंट जाएगा, ये वो इतने कहानी, दैट इज लीड टाइम। ये नहीं उसके कि बाद डैड भी आ जाएगा। क्या हम बोले, उसके बाद है पीरियड ऑफ यूटिलाइजेशन। अब ये देखा जाएगा कि जो मटेरियल हम लोग ला रहे हैं वो कितने दिन के यूज के लिए ला रहे हैं हम लोग, ठीक है। कितने दिन के लिए यूज के लिए हो सकता है, 6 महीने, एक साल, है ना। तो जनरली क्या होता है, पीरियड ऑफ यूटिलाइजेशन हम लोग 12th मंथ के लिए लेते हैं। 12th मंथ में कितना लगेगा, 12th मंथ में कितना लगेगा, ये कोई भी मटेरियल कितना लगेगा, ठीक है। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए तो पीरियड ऑफ यूटिलाइजेशन हो गया, सॉरी पीरियड बोला, प्रोविजनिंग पीरियड हो गया, ठीक है। पीरियड ऑफ यूटिलाइजेशन 12 मंथ हो गया, लीड टाइम हो गया, दैट इज प्रोविजनिंग पीरियड। तो अगर अभी नहीं समझे तो अभी देखिए यहाँ पर, जैसे अगर समझ लीजिए कि 12 मंथ है, ठीक है, 12 टायर लगते हैं, एक महीने में एक टायर लगते हैं, समझ लीजिए। तो 12th मंथ में कितने टायर लगेंगे, 12 लगेंगे। समझ लीजिए कि इसका लीड टाइम 2 महीने का है ना। नोट कीजिए अभी कि लीड टाइम 2 महीने का या 6 महीने का, समझ लीजिए 6 महीने का लीड टाइम है, कि अगर आपको प्रोक्यूर करना है तो 6 महीने तो लगेंगे ही आपसे पहुंचने तक। तो टोटल कितना हो गया, 18 महीने का हो गया, 18 हो गया, है ना। तो मतलब एक महीने में एक टायर लगेंगे, तो मतलब 18 टायर लगेंगे आपको। क्योंकि ये जो लीड टाइम जब तक चलेगा तब तक तो प्रोडक्शन तो होता ही रहेगा ना, रुकेगा तो नहीं ना प्रोडक्शन, जब तक प्रोडक्शन होता रहेगा। तो हर एक महीने तो आपको लगेंगे एक टायर, तो टोटल मिला के 18 टायर को आपको करना पड़ेगा प्रोक्यूर, समझ लिए। तो अब इस प्रोविजनिंग पीरियड से
इस प्रोविजनिंग पीरियड के में जितना आपके पास मटेरियल को कंज्यूम करना है उसकी क्वांटिटी से अगर अधिक है तो वो सरप्लस है। अब हमने समझ लिया कि 18 टायर लगने हैं हमें टोटल, ठीक है, और हमारे पास कितना है अभी भी स्टॉक में, देखेंगे जाके हमने देखा स्टॉक में तो हमारे पास अभी भी 19 है, मतलब 19 टायर है। तो एक टायर हमारा प्रोविजनिंग जो पूरा पीरियड है उसमें 18 ही लगना है, तो एक टायर अभी भी एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो यही सरप्लस है ना, यही सरप्लस है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो सरप्लस आइटम है क्या वो स्क्रैप है क्या? नहीं है स्क्रैप, वो स्क्रैप नहीं है। फिर भी हम इसे सेल कर देंगे, फिर भी हम इसे बेच सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। क्यों? कि ये जो सरप्लस आइटम एक टायर है ना, इस टायर को रखने में हमें कॉस्ट लगता है, इस टायर को रखने में खर्च लगता है। इसको एयर कंडीशन में रखते हैं हो सकता है, या तो अच्छी जगह पे रखते हैं, इसकी देखभाल के लिए स्टोर कीपर लगता है, और भी लगते हैं, हैंडलिंग के लिए लगते हैं। जैसे जैसे ये हमारे पास रहेगा, जैसे जैसे टाइम पीरियड इसका बीतता जाएगा वैसे से ये खराब भी तो होगा, डेटरेट भी तो होगा, तो हमारा ही तो नुकसान हो रहा है। मटेरियल अच्छा है नो डाउट, लेकिन ये नुकसान हमारा हो रहा है क्योंकि इसका यूज नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ऐसे भी मटेरियल को हम लोग सेल कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में सरप्लस क्या है? जो हमारे प्रूनिंग पीरियड से अधिक हो जाए, दैट इज सरप्लस, ठीक है। अब है टाइप ऑफ सरप्लस। तो सरप्लस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, है ना, सरप्लस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखें टाइप ऑफ सरप्लस में एक है वेस्ट प्रोडक्ट। क्या है वेस्ट प्रोडक्ट? ऐसे प्रोडक्ट जो अवशेष, रेजिडुअल या बाय प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट हैं, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कोल डस्ट, कोल एश, सॉ डस्ट, जिंक प्रोसेस, एल्यूमिनियम ड्रॉस, ब्रास प्लेसिंग, फर्नेस स्वीपिंग। ये क्या है एक्चुअल में? वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं, दो चीजें हैं, एक चीज ध्यान से देखिएगा तो एक वेस्ट प्रोडक्ट है और एक स्क्रैप मटेरियल है। दोनों में अंतर समझना पड़ेगा कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जनरेट होते हैं। जब मैन्युफैक्चर कोई चीज हम लोग कर रहे होते हैं उसमें वो जनरेट होता है। जैसे ये जो वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग रॉड से जो वेल्डिंग करते हैं, तो उसके नीचे बहुत सारा मटेरियल कुछ गिरता है ना, ये जो कुछ बन जाता है, क्या कहते हैं उसको बताइए तो? फ्लक्स। स्लैग। स्प्लैश, स्लैग। फ्लैक्स भी। स्लज 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 कहते हैं इसे, स्लज स्लज। स्लैग। ठीक है, तो वो जो है ना वो प्रोसेस के दौरान बना, है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान बना वो, दैट इज वेस्ट प्रोडक्ट, है ना। फर्नेस स्वीपिंग, जैसे फर्नेस में जलता है, कुछ बनता है, तो उसका बहुत सारी चीजें गिरती भी हैं नीचे ना, तो उसको फिर निकालते हैं, दैट इज स्वीपिंग होता है, फर्नेस स्वीपिंग। तो ऐसे प्रोडक्ट जो हैं वेस्ट प्रोडक्ट हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वाई प्रोडक्ट हैं, रेजिडुअल हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट कहलाते हैं। अब एक है टाइप है स्क्रैप। तो स्क्रैप क्या होता है? जब ये वेस्ट हो गया तो स्क्रैप क्या हुआ? स्क्रैप जो है ऐसे मटेरियल जो प्रोसेस वेस्टेज होते हैं, स्टोर बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर होता है, अनसर्विसेबल होता है। क्या है? प्रोसेस वेस्टेज। प्रोसेस वेस्टेज क्या होता है? मैंने अभी बताया था कि आपके पास एक प्लेट आया इस टाइप, हाई स्पीड स्टील का एक प्लेट आया है, और आपको इसमें जो बनाना है इस तरह का सर्कल टाइप का बनाना है, तो आप मशीनिंग करेंगे इसको, है ना, ऐसे ऐसे काट लेंगे, बाकी ये क्या हो जाएगा, तो बच जाएगा ना, ठीक है, पहले ही बच जाएगा। तो ये प्रोसेस वेस्टेज कहलाता है, प्रोसेस में ही वेस्टेज हो गया ये। उसके बाद बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर है, बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर है। अब जैसे फैक्ट्री के पास एक मशीन है ना, जैसे लेथ मशीन है यहाँ पर, तो बहुत दिनों से चल रहा है, अब रिपेयर कर रहे हैं,
तो अभी सपोज कीजिए अभी खराब हो गया है ये, है ना। और जो अब इसको रिपेयरिंग के लिए जो खर्च है, इसको हो सकता है कुछ पार्ट्स को चेंज करना पड़े, रिपेयरिंग का खर्च इतना आ जा रहा है कि हमें लग रहा है कि थोड़ा और मिलाएंगे तो नया मशीन ही आ जाए। ऐसा भी तो होता है ना। आपकी गाड़ियां खराब होती है, कुछ कभी भी कुछ खराब होता है तो कहते हैं कि यह मोबाइल खराब जनरली होता है, तो कहता है इतने पैसे लग जाएंगे तो कुछ लगा के हम तो मोबाइल ही, न्यू मोबाइल ले लेंगे। तो ये बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर है। आपका ये जो रिपेयर का करने का जो कॉस्ट है इकोनॉमिकल नहीं है ना। इकोनॉमिकल समझ रहे हैं ना, मतलब आपके लिए फायदेमंद नहीं है, उससे पार जाके है, ये बियॉन्ड है वो, है ना। तो इसका भी आगे पढ़ेंगे कि इसका एक फॉर्मूला टाइप का होता है कि आपको इसका बुक वैल्यू देखना पड़ेगा। बुक वैल्यू कितना है, सपोज कीजिए इस मशीन का बुक वैल्यू 1 लाख है। हमने 10 साल से इसको यूज भी तो कर रहे हैं हम लोग इसे, है ना। पहले कुछ और था, तो अभी डेप्रिसिएशन इसमें लगता है, तो डेप्रिसिएशन लगते लगते अभी जैसे सपोज कीजिए कि 1 हजार इसका वैल्यू बचा, है ना। इसको रिपेयरिंग करने का कॉस्ट हमें 600 रुपये आ रहा है, तो क्या हम इसे रिपेयर करेंगे? एकदम नहीं करेंगे रिपेयर, है ना। इसको रिपेयर हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो बुक वैल्यू का ये 60% आ गया है, खर्च आ गया है। तो इतना कभी खर्च नहीं होना चाहिए, है ना। 5 से 10% के बीच में ही चल सकता है ये। 60% अगर उसके बुक वैल्यू का खर्च है तो उसे हम लोग रिपेयर नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, तो स्क्रैप में क्या प्रोसेस वेस्टेज आया, और ऐसे जो बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर हैं या अनसर्विसेबल हो चुके हैं, तो ऐसे स्क्रैप कहलाते हैं। ऐसे मटेरियल का यूटिलाइजेशन पूरा हो चुका है ना। यूटिलाइजेशन जो है, जिस यूज के लिए उस मशीन को लाया गया था या उस सामान को लाया गया था, उसका यूटिलाइजेशन पूरा हो चुका है, और स्क्रैप के अलावा उसका कोई यूज नहीं है। जैसे मेटालिक, नॉन मेटालिक, फेरस, नॉन फेरस, इस तरह के स्क्रैप होते हैं। ठीक है। एक कैटेगरी है ऑब्सोलीट। एक कैटेगरी है ऑब्सोलीट। तो फैक्ट्री में क्या, मैं ये स्क्रैप भी देखता हूँ, स्क्रैप का भी टीडीसी कराता हूँ, मतलब टेंडर डिस्पोजल कमेटी। ठीक है। आज भी अभी दो तीन स्क्रैप का टीडीसी चल रहा है, और वो ऑलरेडी ऑक्शन में है ना। तो आपके क्लास के पहले हमारे जो ज्वाइन ये थे, उन्होंने कॉल किया था कि क्या स्टेटस है उसका, चल रहा है कि नहीं चल रहा है लाइव, इसी कारण आपका क्लास लेट हुआ, है ना। तो आप लोग कह रहे हैं कि क्लास कब लेंगे। तो क्या मैं बता रहा था इसमें कि इसमें बहुत बार ना हम लोगों को डिफिनेशन बताना पड़ता है ना। लगभग जितने भी नए ऑफिसर आते हैं हमारे स्टोर में, सब यही डिफिनेशन आके पूछता है कि ये कैसे डिफाइन कर रहे हो, कौन स्क्रैप है कौन, क्योंकि नाम जो लिखा रहता है नोमेनक्लेचर, स्क्रैप मटेरियल, अनसर्विसेबल मटेरियल, कैसे इसको करते हो। तो मैं कितनों को ये बता चुका हूँ, इसका मैनुअल भी दिखाना पड़ता है कि ये डिफाइन ऐसे से करना है ना। ये मटेरियल इस कैटेगरी में आएगा, ये मटेरियल इस कैटेगरी में आएगा। तो अगर आप लोग स्टोर में आएंगे चार्जमैन बन के, तो याद रखिएगा ये बताना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिसर जो है ना नीचे वाले से ही पूछता है। देखिए, अब है ऑब्सोलीट। कुछ रीजन है जिसके कारण किसी मटेरियल को हम लोग ऑब्सोलीट डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या, कौन कौन से रीजन है जिसके कारण कर सकते हैं इसे? यदि आइटम अपने काम को करने के लिए टेक्निकली इनएफिशिएंट हो गया हो, और उसे सर्विस में बनाए रखना जस्टिफाइबल या उचित ना हो, है ना? जैसे एक मशीन है, वो टेक्निकली इनएफिशिएंट हो गया। और टेक्निकली इनएफिशिएंट का क्या मतलब यहाँ समझेंगे। जैसे आप लोग तो जानते हैं कि मनी मशीन की एक एक्यूरेसी होती है, मशीन की एक एक्यूरेसी होती है, होती है ना, 0.1, 0.001, कुछ इस टाइप का होता है एक्यूरेसी, कि कितनी एक्यूरेसी में ये काम कर सकता है। तो किसी मशीन का एक्यूरेसी से 0.001 है ना, है, यही होता है ना, इस एक्यूरेसी में ही यस। काम। हाँ, तो अगर एक्यूरेसी बढ़ के इसका
घट के इसका 0.01 हो गया है, या तो 1 mm हो गया, तब ये किसी काम का रहा क्या? 1 mm अगर किसी मशीन की एक्यूरेसी है तो वो बहुत ही बेकार मशीन है। अगर उस मशीन की एक्यूरेसी पहले अगर 0.001 थी और अभी 1 mm हो गई है, तो वो बहुत बेकार हो गई है। तो वो टेक्निकली इनएफिशिएंट हो गया वो आपके लिए। मशीन तो चल रहा है लेकिन टेक्निकली जो है वो इनएफिशिएंट है, और उसको आप सर्विस में बनाए रखना, आप सर्विस में अभी भी उससे ले रहे हैं तो वो उचित तो है नहीं। आपका जॉब खराब करेगा ये, है ना। आप इसमें लगा देंगे जॉब खराब करेगा। वो उसको बनाए रखते हैं तो इसके मेंटेनेंस में भी खर्च होता है ना। तो अगर टेक्निकली इनएफिशिएंट हो गया हो तो वो ऑब्सोलीट हो सकता है, क्या ऑब्सोलीट की कैटेगरी में उसे ला सकते हैं। सेकंड है, यदि आइटम का रिक्वायर्ड रोल मतलब क्या, जिस काम के लिए उसे लाया गया था खत्म हो गया हो और इसे किसी अदर वर्क के लिए यूज ना किया हो। सपोज कीजिए आपने एक मशीन लाया, एक ड्रिलिंग मशीन लाया, है ना, एक ड्रिलिंग मशीन लाया कि थोड़ा स्पेशल टाइप का हो सकता है, ड्रिल मशीन हो या ऐसा, है ना, आपके किसी जॉब के लिए। लेकिन ये पर्टिकुलर जॉब के लिए है। अब ये जॉब बनना ही आपके फैक्ट्री में बंद हो गया, ये जॉब जो है फैक्ट्री में बनना ही बंद हो गया। तो आपका रिक्वायर्ड रोल क्या था ना, रिक्वायर्ड रोल था इसका हम्म, इसके लिए, है ना। अब इसका रोल ही खत्म हो गया तो आप उसे ऑब्सोलीट कर सकते हैं। ठीक है। यदि आइटम के स्थान पे उसका कंप्लीटली इम्प्रूव्ड वर्जन आ गया हो, है ना? अब जैसे कोई है, मशीन है, दिस इज ये व्हीकल में जैसे अभी क्या चल रहा है, BS भारत स्टेज क्या चल रहा है, 6 चल रहा है ना, BS 6 चल रहा है। अब BS 2 की गाड़ियां अगर मिल जाए आपको, BS 3 की गाड़ियां मिल जाए, अभी भी मिलिट्री व्हीकल BS 3 में चल रहा है ना, लेकिन नॉर्मल व्हीकल जो है BS 3 में नहीं चल रहा है, BS 3 के मिल जाए, तो क्या आप उसे लेंगे? नहीं लेंगे आप, है ना। क्योंकि इसका जो कंप्लीट जो वर्जन है ना, इम्प्रूव्ड वर्जन, वो BS 6 आ चुका है ना। तो अब अगर आपको बोले BS 3 और BS 6 में चूज करने, सपोज कीजिए BS 6 अभी भी अगर लीगल है तो, ऐसे लीगल नहीं है BS 3, लीगल है, तो आप कौन सा लेंगे, BS 6 लेंगे, BS 3 नहीं लेंगे, है ना। तो BS 3 जो अगर उसके पास आइटम पड़ा है, BS 3 के व्हीकल पड़े हैं, उसके बाद क्या होगा, ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, तो डिस्पोज करना पड़ेगा। तो अगर उस आइटम का कंप्लीटली इम्प्रूव्ड वर्जन आ चुका है तो उसे ऑब्सोलीट के कैटेगरी में रख सकते हैं, और ऑब्सोलीट के कैटेगरी में रख कर क्या करेंगे, उसे डिस्पोज कर देंगे। क्योंकि अब जैसे देखिए कंप्यूटर आ चुका है, ठीक है, चलिए चलिए इतना एग्जाम्पल देखेंगे। तो अब है ऑब्सोलीट हो गया, अब है एक टर्म है ऑब्सोलोसेंट। क्या है ये, यदि किसी आइटम का फर्दर प्रोविजन प्रोविजन प्रोक्यूरमेंट कुछ रीजन है उसके कारण बंद किया जाता है तो उसे ऑब्सोलेसेंट मटेरियल कहते हैं। देखिए किस किस रीजन के कारण अगर किसी मटेरियल का प्रोविजनिंग ही बंद कर दिया जाए, है ना, फर्दर प्रोविजनिंग जो प्रोक्यूरमेंट नहीं करना है अब, तो वैसे मटेरियल को ऑब्सोलेसेंट कह देंगे। यदि आइटम का नया प्रोटोटाइप वर्जन को फॉर्मली एक्सेप्ट किया जा सका, प्रोटोटाइप तो जानते हैं आप लोग, सब टेक्निकल है। प्रोटोटाइप वर्जन मतलब अभी वो मास प्रोडक्शन में नहीं आया है, मास प्रोडक्शन में नहीं आया है ना, लेकिन प्रोटोटाइप वर्जन जो है वो बन चुका है अभी, वो अभी वर्जन बन चुका है, जल्द ही वो मास प्रोडक्शन में आ जाएगा, है ना, जल्द ही मास प्रोडक्शन में वो आ जाएगा। सपोज कीजिए कि BS 3 की गाड़ियां, समझते हैं, BS 3 की गाड़ियां अभी हैं, है ना, आप इसे परचेज भी कर सकते हैं, आपके पास है ये। लेकिन आपको पता है कि BS 4 की गाड़ियां ऑलरेडी प्रोटोटाइप बन चुका है, बस नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है। कब आप गाड़ी कौन सा खरीदना चाहेंगे? आप प्रोविजनिंग बंद कर देंगे, अगर आप खरीदना होगा तो प्रोविजनिंग आप किसका बंद कर देंगे, BS 3 का प्रोविजनिंग बंद कर देंगे, नहीं खरीदेंगे आप,
ठीक है। आप इसकी गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, क्योंकि BS4 हम देख रहे हैं कि गाड़ियां ऑलरेडी वो प्रोटोटाइप वर्जन आ चुका है, नेक्स्ट मंथ में मास प्रोडक्शन में आ जाएगा वो। तो BS3 की नहीं लेंगे आप। तो ऐसे अगर कोई मटेरियल का प्रोटोटाइप वर्जन फॉर्मली एक्सेप्ट किया जा चुका है, वो आने वाला है, तो इस जो हमारे पास मटेरियल पड़े हैं पुराने वाले, दैट इज उसको ऑब्सोलेसेंट, तो हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि ऐसे आइटम जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं ना, जो ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो गया, ऑब्सोलीट का कंडीशन उसने अगर पूरा कर लिया, जिस ऑब्सोलीट में जो जो कंडीशन है, लेकिन फिर भी अगर इसे रखा जा रहा है किसके लिए, टैक्टिकल या टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, फिर भी उसे रखा जाता है टैक्टिकल या टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग दिया जाता है ITI में, और भी जगह से जो ट्रेनिंग देते हैं वहाँ भी। जैसे कोई मशीन है, तो मशीन का ट्रेनिंग देने के लिए जरूरी नहीं कि एक्यूरेसी जो है उसका 0.001 ही हो, है ना। ये जरूरी नहीं है इसका एक्यूरेसी इतना हो। ट्रेनिंग देने के लिए 1 mm का भी चल सकता है ना, मशीन सिर्फ चलाना अगर सिखाना है तो। जैसे कोई फाइटर प्लेन है, देखते हैं हम लोग जो ट्रेनिंग में यूज होता है, बहुत ज्यादा हाईटेक फाइटर प्लेन यूज नहीं होता है, पुराना वाला यूज होता है ना। जैसे मिराज, मिग, अभी सब क्या यूज करते हैं, इसमें करते हैं ट्रेनिंग के लिए। लेकिन राफेल निकल आया तो राफेल को ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। तो उसको टैक्टिकल ट्रेनिंग, है ना, ट्रेनिंग या टैक्टिकल, टैक्टिकल मतलब सामरिक दृष्टि से, मतलब कि सपोज कीजिए आपका गन है, पुराना हो चुका है गन, है ना, लेकिन क्या गन को क्या करेंगे, गन को सारा को हटा देंगे एक बार में, नहीं हटा सकते, सारे गन को एक बार में नहीं हटा सकते हैं, है ना। चाहे पुराना ही क्यों ना हो गया हो, जब तक कि उसके स्थान पे कोई रिप्लेस करके नया ना आ जाए, ना नया ना जाए, तब तक के लिए क्या है, रखते हैं। तो ऐसे मटेरियल भी जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं लेकिन टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए रखा गया हो, तो उससे भी हम कर सकते हैं, है ना। ट्रेनिंग के लिए सिर्फ रखा गया है तो डिस्पोज कर सकते हैं, अगर अभी फिलहाल यूज नहीं है उसका, तो फिलहाल यूज नहीं है उसका तो। ठीक है। इतने कैटेगरी हैं, लेकिन इतने कैटेगराइजेशन होते नहीं है जनरली, फैक्ट्री में इतने कैटेगराइजेशन करके नहीं काम होता है। फैक्ट्री में जो कैटेगराइजेशन होता है मैंने अभी बताया था, जनरली 3 कैटेगराइजेशन ही होता है। इतने सालों में अपने फैक्ट्री में भी देख रहा हूँ, सिर्फ 3 कैटेगराइजेशन होता है। सर्विसेबल, अनसर्विसेबल, ठीक है, और रिपेयरेबल। ये 3 कैटेगरी में ही डिवाइड होता है। एक है अनसर्विसेबल, ठीक है। अनसर्विसेबल ऐसे स्टोर्स या इक्विपमेंट जो इतने डेटरेट हो चुके हैं, जो अपने पुराने पर्पस या कोई भी, है ना, कोई अन्य पर्पस के लिए यूज ना किया सके। जैसे कोई मशीन ही मान लीजिए, है ना, है, तो वो इतने डेटरेट मतलब धीरे धीरे चलते चलते उसमें, है ना, खराब हो जाना, चलते चलते खराब हो जाना, यूज करते करते खराब हो जाना, डेटरेट हो जाना। जो अपने पुराने पर्पस, जैसे मशीन है उसकी एक्यूरेसी थी 0.001 थी, अब ये चलते चलते इसके स्पिंडल में इतना प्ले आ चुका है, इसके स्पिंडल में इतना प्ले आ चुका है कि ये 1 mm का हो गया है ना, मतलब पूरा डेटरेट हो चुका है ये। तो अपने ये पुराने वाले पर्पस को तो पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि पुराने पर्पस के लिए हमने लाया था कि जहाँ इसकी एक्यूरेसी 0.001 mm हो, है ना। तो पुराने पर्पस को नहीं पूरा कर पा रहा है, नया कोई भी पर्पस के लिए यूज ना कर सके, क्योंकि फैक्ट्री में हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा जॉब नहीं है जिसमें एक्यूरेसी 1 mm आए। सबकी एक्यूरेसी जो है ना, पॉइंट मैक्सिमम हो सकता है, जो मिनिमम है वो 0.1 तक आए, 0.01 तक आए, और ये तो ये पर्पस ही पूरा नहीं कर पा रहा है, दैट इज अनसर्विसेबल। हमारे लिए ये अब सर्विस देने लायक नहीं है, हमारे लिए ये सर्विस देने लायक नहीं है। रिपेयरेबल ऐसे स्टोर्स या इक्विपमेंट जो अपने प्रेजेंट कंडीशन में यूज करने के लिए अनसुटेबल हैं, लेकिन इकोनॉमिकली रिपेयर करके यूज किया जा सकता है। ऐसे स्टोर्स हैं, इक्विपमेंट हैं, या सपोज कीजिए मशीन है कि प्रेजेंट कंडीशन में उसको यूज नहीं कर पाएंगे, हर एक खराब रखा हुआ है वो, है ना, खराब रखा हुआ प्रेजेंट कंडीशन में उसे कई उससे यूज करेंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उसे हम रिपेयर कर दें तो यूज कर सकते हैं, और ये जो रिपेयर है ये इकोनॉमिकली रिपेयर है,
मतलब अभी जो हमने मुझे पढ़ा कि 1,000 रुपये अगर उसका बुक वैल्यू, तो हो सकता है 100 रुपये में ठीक हो जा रहा है वो, है ना, इकोनॉमिक रिपेयर है, तो वो रिपेयरेबल है। एक है सर्विसेबल। ऐसे स्टोर्स, सॉरी स्टोर्स है या इक्विपमेंट जो अभी गुड कंडीशन में है और अपने रिक्वायर्ड वर्क को या किसी अदर वर्क को कंप्लीट करने के लिए एकदम सुटेबल है ना। ऐसे सर्विसेबल स्टोर्स हैं जो अच्छा कंडीशन में है, और जिस काम के लिए उसे लाया गया था वो अभी भी पर्पस को पूरा कर सकता है, किसी और काम में भी यूज कर सकते हैं, है ना, सुटेबल है, काम में यूज करने के लिए है। लेकिन हमारे पास क्या है, वो सरप्लस हो सकता है, वो हमारे पास सरप्लस हो सकता है। जैसे जैसे देखिए, सपोज कीजिए हमारे फैक्ट्री में व्हीकल बनता है, हमने हमें 100 व्हीकल बनाने थे, हम लोगों ने इसे 400 टायर को प्रोक्यूर किया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बीच में ही आर्मी ने इंडेंट कैंसिल कर दिया या इसको शॉर्ट कर दिया, हो सकता है हमने टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाए, उसने 50 कर दिया। अब व्हीकल 50 लगेंगे, ठीक है। तो टायर घट के कितना हमें रिक्वायर्ड टायर चाहिए, 200 चाहिए, सिर्फ 200 ही चाहिए। तो अभी जो टायर का कंडीशन है, अभी जो टायर का कंडीशन है वो तो बहुत अच्छा है ना, हम लोग अभी अभी तो इसको प्रोक्यूर किए हैं, टायर का कंडीशन बहुत अच्छा है, गुड कंडीशन है। और हो सकता है इस टायर को किसी और में भी यूज कर सकते हैं, अगर किसी और ट्रक में लगा दें तो भी चल सकता है, लेकिन हमारे पास तो फिलहाल तो सरप्लस है ना, ये 200 जो है, हमने 400 खरीदा था, 200 भी तो सरप्लस है। तो ये कहलाएंगे सर्विसेबल सरप्लस। क्या कहलाएंगे ये, सर्विसेबल सरप्लस। तो इस तरह से हम लोग सरप्लस डिफाइन करते हैं कि इस तरह से हम लोग अलग अलग कैटेगरी के सरप्लस हो सकते हैं, है ना। सर्विस सरप्लस वो अनसर्विसेबल भी हो सकता है, सरप्लस वो रिपेयरेबल भी हो सकता है, सरप्लस सर्विसेबल भी हो सकता है, सर्विसेबल सरप्लस स्क्रैप भी हो सकता है, ठीक है। सर रिपेयरेबल को कैसे जस्टिफाई करेंगे? रिपेयरेबल रिपेयरेबल हैं जो इकोनॉमिकली रिपेयर होना चाहिए, है ना, मैंने भी बताया ना कि इकोनॉमिकली रिपेयर होना चाहिए। जैसे ऐसे किसी का बुक वैल्यू जो है 1,000 रुपये है ना, और इसको रिपेयर करने का कॉस्ट जो है इसके बुक वैल्यू से 10% से कम होना चाहिए, या 10% होना चाहिए। तो इसका बुक वैल्यू का कितना आएगा, 10% कितना आएगा, है ना, तो 100 रुपये आएगा। तो इसका रिपेयर करने का हम लोग कॉस्ट देख रहे हैं कि 100 रुपया है, तो ये रिपेयरेबल है, ये रिपेयरेबल है ना। अगर लेकिन इसी का कॉस्ट अगर आ जाता, 200 रुपया ही आ जाता, सपोज कि 200 रुपया आ जाता या 500 रुपया आ जाता, तो ये क्या हो जाता, रिपेयरेबल तो है ये, लेकिन क्या है, बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर है, BER है वो, ठीक है, रिपेयरेबल है, ठीक हो जाएगा, लेकिन बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर होगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ये लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप काफी पुराना हो चुका है ना, बहुत पहले का है। अगर हम उसे अभी अभी तक अगर अपडेट कराना चाहें, है ना, अभी जो चल रहा है जिस उस तरह के हिसाब से थोड़ा सा कराना चाहें, तो इतना कॉस्ट आ जाएगा कि उतने हम नया नया लैपटॉप थोड़ा और लगा के ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर है ये, ठीक है। तो रिपेयरेबल और बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर, ठीक। सर तो उसकी 10% वैल्यू फिक्स है क्या? अलग चीजों के लिए अलग अलग रहता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा देखा जाएगा, जैसे एक मशीन है, वो जो एक ऐसा मशीन है, जानते हैं मशीनें में बहुत सारे फॉरेन से भी आती हैं, है ना। तो वो हमारे लिए अगर क्रिटिकल क्रिटिकल हो, मशीन ही नहीं, और भी कोई चीज जो क्रिटिकल हो, जो इंपोर्ट करते हो, जो मिलेगा नहीं, है ना। ये अलग बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि दाम इसका 5 रुपये है,
लेकिन वो इतना क्रिटिकल है कि अपना वैल्यू वो 50 लाख के रुपीज भी बराबर रखता है ना। आदमी कोई जब, क्या बताइए, नहीं एग्जाम्पल नहीं, जब आप सपोज कीजिए एक मशीन है, इस मशीन में एक 10 रुपये का छोटा सा चिप लगता है ना, एक दस छोटा सा चिप लगता है, लेकिन ये चिप इंडिया में नहीं बनता है। इंडिया में नहीं बनता है, आपको फॉरेन से प्रोक्योर करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके बिना ये मशीन नहीं चलेगा, लेकिन इसका कॉस्ट सिर्फ 5 रुपये है। तो आप बताइए कि अगर इसको हम रिपेयर करना चाहें तो अब क्या देखेंगे हम, क्या कि ये 5 रुपया का है तो हमें रिपेयर करने का कॉस्ट 1 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर इसकी क्रिटिकलिटी देख रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। ठीक है। तो अगर ये 5 रुपये से अधिक भी 10 रुपये भी लग रहा है तो भी करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा प्रोडक्शन हेल्डअप कर देगा ये। इसको प्रोक्यूर करने में हमें साल भर लग जाएंगे। तो समझ गए ना बात, कि अलग चीजों के लिए अलग अलग जी सर। हो सकता है। अब क्या, ये कौन डिसाइड करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा सरप्लस का डिवीजन कौन करेगा? तो जो हायर अथॉरिटी होता है, सबके यहाँ अब अलग अलग हो गया है ना। किसी के यहाँ सीजीएम है, किसी के यहाँ ईडी है ना, इस तरह का हो गया है ना। तो जो भी हायर अथॉरिटी है वो क्या बनाता है, एक टेक्निकल टीम बनाता है। और ये सब लागू है अभी भी, ये सब समझिए कि ये सब नहीं, ये अभी भी होता है, टेक्निकल टीम बनता है जो सरप्लस मटेरियल को ग्रुप में डिवाइड करता है। क्योंकि टेक्निकल टीम ही तो ये सब बता सकती है, नॉन टेक्निकल टीम कहाँ से बताएगी, है ना, उसको तो पता भी नहीं है क्या है ये। तो फैक्ट्री कौन करता है, ये डिवाइड करने के लिए एक टेक्निकल टीम बनता है। ठीक है, अब कुछ और देखते हैं स्टेटमेंट कुछ, कि फैक्ट्री के एमसीओ द्वारा, एमसीओ मतलब मटेरियल कंट्रोल ऑफिस, हर एक फैक्ट्री में एक एमसीओ सेक्शन होता है। किसी में एग्जिस्ट कर रहा होगा, किसी फैक्ट्री में, किसी फैक्ट्री में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, है ना, नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि एग्जिस्ट है वो एमसीओ। एमसीओ जो होता है प्राइवेट कंपनियों में भी होता है, मटेरियल कंट्रोल ऑफिस। तो इनका काम क्या है, मटेरियल को कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल करना, है ना, मटेरियल को यहाँ से प्रोक्यूरमेंट भी होता है, एमसीओ से प्रोक्यूरमेंट भी होता है। स्टोर में जितने मटेरियल रखे जाते हैं उनका जो एक लेजर है, यही एमसीओ ही मेंटेन करता है, एमसीओ ही मेंटेन करता है। तो फैक्ट्री के एमसीओ द्वारा फॉलोइंग मटेरियल का हाफ ईयरली रिव्यू करके एलओ से वेट कराया जाता है। तो फिलहाल तो एलओ नहीं है आपके पास, फाइनेंस एंड अकाउंट जो सेक्शन है वो वेट करता है। एलओ को सारा काम कौन कर रहा होता है अभी, फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन एफएनडे कर रहा होता है। तो एफएनडे अभी भी क्या करता है, इसको वेट करता है। सर एमसीओ क्या फिर स्टोर का ही पार्ट हुआ? हाँ, इसको मान सकते हैं, स्टोर का ही पार्ट एमसीओ को मान सकते हैं, है ना। क्योंकि ये मटेरियल कंट्रोल ही करता है, और मटेरियल किससे रिलेटेड है, स्टोर से रिलेटेड है। ठीक है। तो तो एफएनडे, एफएनडे क्या करता है, वेट करता है, एफएनडे वेट करता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या एमसीओ जो है कैसे रिव्यू करता है, हाफ ईयरली करता है, ईयरली करता है, क्या करता है? तो क्या करता है, ये हाफ ईयरली रिव्यू करता है। क्या रिव्यू करता है, किस मटेरियल का हाफ ईयरली रिव्यू करता है? तो वो करता है स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, ब्लॉक्ड कैपिटल, सरप्लस सर्विसेबल, मेंटेनेंस स्टोर्स, वेस्ट, ऑब्सोलीट, स्क्रैप, इन सारे का वेट करता है। वेट करने का मतलब होता है कि देखता है कि कितना इसका प्राइसिंग है, प्राइस कितना है ना, क्वांटिटी कितनी है। वो अपने लेजर से मिलाता है, इसे रिकंसाइल करता है, क्योंकि उसके पास भी एक लेजर होता है, इन सारे मटेरियल का अकाउंट के पास भी लेजर होता है, स्टोर के पास लेजर होता है और उस दोनों के पास लेजर होता है। तो स्लो मूविंग, नॉन मूविंग जानते हैं, स्लो मूविंग जानते हैं। स्लो मूविंग क्या होता है, जो कि मोटा मोटी सीधा कि 1 साल के में विदिन 1 ईयर इसमें कोई इशू ना हुआ हो, है ना, किसी को हम डिमांड नोट से इशू नहीं किए हैं, या इशू वजह से इशू नहीं किए हैं उस मटेरियल को 1 साल से, दैट मीन्स स्लो मूविंग है। नॉन मूविंग क्या है, पिछले 3 साल से हमने इसे इशू नहीं किया है अगर, तो दैट इज नॉन मूविंग। ब्लॉक्ड कैपिटल क्या होता है, तो बता सकते हैं ब्लॉक्ड कैपिटल?
बड़ा कैपिटल सर हुआ, ब्लॉक कैपिटल जो इसका अभी तक यूज भी ना किया क्वेश्चन गया सर। हो इस मटेरियल का। मशीन्स वगैरह कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी। आंसर नहीं है। देखिए, कृपया अपना माइक म्यूट कीजिए घर में। एक मिनट में जैसे ब्लॉक कैपिटल क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया था एक एग्जांपल कि हमें 100 व्हीकल्स बनाने थे, इसको क्या कर दिया, आर्मी ने कैंसिल कर दिया और 50 व्हीकल्स बोला। अब हमने 400 टायर प्रोक्यूर कर लिया था, अब 200 टायर हमारे क्या हो गए, बच गए, क्योंकि 50 ही बनाना है, 200 टायर बच गए। तो ये तो बेकार हो गया ना हमारे लिए, है ना। तो ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया ये। अब इंडेंट ही नहीं है हमारे पास, बनाना ही नहीं, तो 200 रखा हुआ है, दैट इज ब्लॉक्ड कैपिटल। इंडेंट या डिमांड के कैंसिलेशन के कारण जो बच जाता है हमारे पास मटेरियल, उसको कहते हैं ब्लॉक्ड कैपिटल। उसके बाद सरप्लस सर्विसेबल, पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। सर्विसेबल है वो मटेरियल, है ना, लेकिन सरप्लस है। मेंटेनेंस स्टोर्स, है ना, इसका मेंटेनेंस किया जा सकता है। वेस्ट, पर्ली ऑब्सोलीट, पर्ली स्क्रैपिंग, इन सारे मटेरियल का क्या करता है, ये हाफ ईयरली रिव्यू करता है कि कितना है मटेरियल, कितना है अभी फैक्ट्री में, कितना है और कितनी क्वांटिटी में है, कितना इसका वैल्यू है, कितना इसका वैल्यू है। वैल्यू कैसे लेते हैं, कहाँ से निकालते हैं इसका वैल्यू, को बता सकते हैं इसका वैल्यू कहाँ से लगाते हैं, पता। लेटेस्ट लेजर रेट। ठीक है, लेजर से लेते हैं, लेकिन लेजर से कौन सा वैल्यू लेते हैं इसका, परचेज ऑफिस, लेटेस्ट वाला। बुक वैल्यू, बुक। एग्जैक्ट आंसर नहीं है अभी भी। एवरेज लेजर रेट सर। ठीक, गुड। मूविंग एवरेज, एमए रेट जिसको कहते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज, एवरेज रेट लेते हैं, मूविंग एवरेज रेट से ही निकालते हैं कि इसका इतना वैल्यू है अभी, ठीक है। तो फैक्ट्री में इंडेंट, एक्सटेंड या एफडी के कैंसिलेशन या शॉर्ट क्लोजर से फैक्ट्री में मटेरियल का सरप्लस हो जाता है ना, जैसे ब्लॉक्ड कैपिटल बन जाता है, तो इस तरह से भी सरप्लस होता है। एमसीए द्वारा सरप्लस हुए मटेरियल का प्रेजेंट वर्कलोड या एंटिसिपेटेड इंडेंट के अनुसार यूटिलाइजेशन का डिसीजन लिया जाता है। एमसीओ क्या करता है, क्यों करता है सर, रिव्यू क्यों करता है ये रिव्यू क्या करता है, अभी का वर्कलोड देख लेता है कि कितना हमें बनाना है, ठीक है। एंटिसिपेटेड इंडेंट भी देखता है कि ये, इसको ये भी पता होता है कि फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर हमें कितना ऑर्डर मिलने वाला है। सपोज कीजिए व्हीकल बनाते हैं हम लोग, व्हीकल की कितने व्हीकल हमें मिलने वाले हैं, तो उसके अनुसार इसके पास अगर सपोज कीजिए कि 100 टायर हैं, 400 टायर ले लेते हैं, एक गाड़ी में लगता है। प्रेजेंट वर्कलोड ये कह रहा है कि मेरे पास 50 गाड़ियां भी बनानी है, क्योंकि 50 का हमें ऑर्डर है, लेकिन हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये जो ऑर्डर है आ जाएगा हमारे पास, सपोज कीजिए कि 50 ऑर्डर और आएगा नेक्स्ट ईयर में, तो टोटल मिला के 100 हो गया, तो 100 में हमें कितने लगने हैं, 400 लगने हैं, है ना। तो मतलब ये सरप्लस तो अभी के अनुसार है, लेकिन इसको सेल नहीं करना है, डिस्पोज नहीं करना है, क्योंकि एंटिसिपेटेड इंडेंट आने वाला है। लेकिन अगर एंटिसिपेटेड जो है वो सिर्फ 25 है, तब तो फिर हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्स्ट्रा को फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सरप्लस सर्विसेबल करके डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटिसिपेटेड इंडेंट को के अनुसार वो और प्रेजेंट वर्कलोड, इन तरह को देख कर वो इसके डिस्पोजल या यूटिलाइजेशन, यूटिलाइज करना है, अगर आ रहा है तो यूटिलाइज करना है, नहीं आ रहा है तो डिस्पोजल, इसका ये क्या लेता है, वो डिसीजन लेता है, जो काम करता है सर। अब एक है कि फैक्ट्री में एक होता है हाई लेवल टेक्निकल चेक कमिटी, ठीक है।
इस कमेटी को मैं बनवाता हूँ एक नोटिंग के थ्रू। ठीक है। में क्या होता है कि जीएम एक हाई लेवल टेक्निकल चेक कमेटी बनाया जाता है, जो सबसे हायर अथॉरिटी आपके यहाँ होगा वो ये बनाता है, जो एलओ द्वारा, ये जो वेटेड लिस्ट है ना, जिसको वेट किया इस तरह के लिस्ट को, है ना, एलओ किया या फेंडे किया, अब उस वेटेड लिस्ट का वो रिव्यू करता है। ये कौन करता है? हाई लेवल टेक्निकल चेक कमेटी। और ये तय करता है कि सरप्लस स्टोर जो हुआ है इसमें, है ना, किसी अदर फैक्ट्री में इसका यूटिलाइजेशन है या इसका फाइनल डिस्पोजल करना है ना। एमसीओ ये रिव्यू कर लिया, उस एफएनडे से वेट करा लिया, लेकिन क्या एमसीओ खुद से डिसीजन ले सकता है? क्या एमसीओ खुद से डिसीजन नहीं लेता है, तो उसके लिए एक अथॉरिटी बनाया जाता है। तो हाई लेवल टेक्निकल चेक कमेटी एक अथॉरिटी बनाता है। तो ये अथॉरिटी डिसाइड कर लेता है कि इसका अदर फैक्ट्री में यूटिलाइजेशन है, नहीं है, अपने यहाँ तो है नहीं, दूसरे यहाँ के है या नहीं है, या तो इसको फाइनल डिस्पोज कर देना है। तो हाई लेवल टेक्निकल चेक कमेटी में कौन होता है? इसमें होता है एजीएम या ज्वाइंट जीएम प्लानिंग। ठीक है। हो सकता है एजीएम कहीं पर जीएम बन गया, हमारे यहाँ जीएम बन गए हैं, तो जो भी हो, लेकिन जो हायर अथॉरिटी उससे एक स्टेप नीचे, है ना, या तो उससे एक स्टेप और नीचे ज्वाइंट जीएम लेवल का प्लानिंग का होता है, यूएस सेक्शन का होता है ना। प्लानिंग का हो सकता और यूएस सेक्शन का, ये दोनों मिलकर हाई लेवल टेक्निकल चेक कमेटी फॉर्म करती है। ठीक है। लेकिन कुछ आइटम है जो जिसका टेक्निकल कमेटी ना रिव्यू नहीं करता है। अब जैसे सर्विसेबल सरप्लस स्टोर जिसका वैल्यू 50 पर यूनिट हो या इससे कम हो, है ना, तो ऐसे का वो नहीं करता, इतने छोटे मोटे चीजों का। यदि स्टॉक, टोटल स्टॉक का वैल्यू ना 2000 या इससे कम हो, तो इसका भी वो रिव्यू नहीं करता है, सीधे डिस्पोज कर देना है। अनसर्विसेबल या पेरिसेबल स्टोर्स, पेरिसेबल मतलब जो सड़ने गड़ने वाले हैं, या जो अनसर्विसेबल हो चुके हैं, इन सारे मटेरियल का वो नहीं करता रिव्यू। स्क्रैप और वेस्ट मटेरियल, इसका भी रिव्यू नहीं करता है। कंटेनर, ड्रम, बैरल्स ना, जो खाली डब्बे फैक्ट्री में पड़े रहते हैं, इन सब का भी वो रिव्यू नहीं करता है। जनरली वो सरप्लस सर्विसेबल स्टोर्स का करता है रिव्यू। ठीक है। इस टीम द्वारा अपना रिपोर्ट 15 दिन के अंदर, विद इन 15 डेज जीएम को सबमिट किया जाता है। ठीक है। हम लोगों ने बनाया था, कमेटी बनाई थी, 15 दिन हम लोगों ने लिखा था। आज से 3 या 4 महीने हो गए हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया है किसी भी जीएम ने। ठीक है। तो लेकिन जो रूल है कि विद इन 15 डेज इसको सबमिट करना होता है। अब जीएम क्या करता है, जो हायर अथॉरिटी सबसे, उसको सबमिट कर दिया, ये टेक्निकल चेक कमेटी उसको सबमिट कर दिया, टेक्निकल चेक कमेटी, है ना, हाई लेवल टेक्निकल चेक कमेटी, ये दे दिया आपके हायर अथॉरिटी को। ठीक है। हमारे यहाँ जैसे सीजीएम होता है, चीफ जनरल मैनेजर, उसको दे दिया। अब क्या किया, ये ना इसको सबमिट कर दिया एसआरसी में। इतना आसान नहीं होता है डिस्पोजल, देख रहे हैं कितना कमेटी बन रही है, कहाँ कहाँ से फाइलें गुजर रही है। अब ये दे दिया एसआरसी को, स्टॉक रिव्यू कमेटी में सबमिट करता है। इस एसआरसी द्वारा सरप्लस मटेरियल, जो भी सरप्लस मटेरियल था, उसको फाइनली डिस्पोज या यूटिलाइजेशन करने का डिसीजन लेता है। तो फाइनली कौन डिसीजन लिया? ये एसआरसी लेती है। ठीक है। एसआरसी फाइनली डिसीजन लेती है कि अब इसको डिस्पोज कर देना है या यूटिलाइज कर देना है। किसके रिकमेंडेशन के बेस पे? हाई लेवल टेक्निकल चेक कमेटी जो रिकमेंड करती है उसके बेस पे एसआरसी डिसीजन ले लेती है कि या तो इसे डिस्पोज करना है, यूटिलाइजेशन करना। तो इस एसआरसी में होते कौन है? तो इस एसआरसी में, एसआरसी कंसिस्ट ऑफ जीएम, मतलब जो भी हायर अथॉरिटी होगा आपका, आपकी फैक्ट्री में जो सबसे हायर अथॉरिटी एचओडी होगा, वो इसका चेयरमैन होगा। उसका क्या होगा? चेयरमैन होगा। एजीएम जो होगा उसके नीचे लेवल का प्लानिंग और मटेरियल मैनेजमेंट का मेंबर्स होंगे। और सीओपी ये सब नहीं है अभी। तो जो जीएम होते हैं, या जो सबसे हायर अथॉरिटी होता है सीजीएम के नीचे, फाइनेंस का, एफएनडे का, वो इसका मेंबर होता है। ठीक है। तो ये एसआरसी कमेटी इस तरह से बनती है।
इन सभी बातों को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। सरप्लस स्टोर्स जिसके अगेंस्ट में इंडेंट अवेलेबल हो या इंडेंट सस्पेंड किया गया हो, वैसे स्टोर्स का डिस्पोजल अरबी के अप्रूवल से होगा। तो अभी तो अभी नहीं है, लेकिन आपके जो हेडक्वार्टर होते हैं उसके अप्रूवल से होता है ना। आपका जो हेडक्वार्टर होगा, ऐसे स्टोर्स जिसके अगेंस्ट में इंडेंट अवेलेबल होगी, है ना। अभी जैसे सरप्लस हो गया है, लेकिन इंडेंट अभी भी है, मतलब इंडेंट है, बनाना है, वो लग सकता है ना। लेकिन सरप्लस है, फिर भी सरप्लस हो सकता है 50 लगने हो, आपके पास 60 है, ये इंडेंट है। या इंडेंट सस्पेंड कर दिया गया हो, है ना। या फिलहाल सस्पेंड हो, मतलब स्टॉप नहीं है, कैंसिल नहीं है, सस्पेंड है। इंडेंट क्या है? सस्पेंड है। 100 गाड़ियां उन्होंने ये व्हीकल मांगा था, फिलहाल बोला 50 दो, 50 हमने सस्पेंशन में रखा है ना, हमने कैंसिल नहीं किया है। तो अगर इन सारे चीजों का आपको डिस्पोज करना है तो आपके हेडक्वार्टर से अप्रूवल लेना होगा। एसआरसी द्वारा फाइनली सरप्लस डिक्लेयर किए गए स्टोर्स को डिक्लेयर्ड सरप्लस कहा जाता है। फाइनली जब एसआरसी ने इसे डिक्लेयर कर दिया कि ये सरप्लस हो गया, तो दैट इज डिक्लेयर्ड सरप्लस। वो क्या हो गया? डिक्लेयर्ड सरप्लस हो गया एसआरसी के डिसीजन के बाद। ठीक है, डिक्लेयर्ड सरप्लस। अब क्या होता है कि डिक्लेयर्ड सरप्लस को मास में तथा डिफेंस सर्विसेज हेडक्वार्टर जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एक साथ सर्कुलेट किया जाता है और अपना रिप्लाई देने के लिए 30 डेज का टाइम दिया जाता है। मास का कोई फुल फॉर्म बता सकते हैं? एड सिस्टम। एड सिस्टम। आवाज नहीं आया। म्यूचुअल एड सिस्टम। हाँ ठीक है। मटेरियल एड सिस्टम। मटेरियल म्यूचुअल एड सिस्टम नहीं, स्कीम होता है। एड ठीक है, सिस्टम। म्यूचुअल एड स्कीम होता है। तो मास म्यूचुअल एड स्कीम क्या है? गवर्नमेंट ने बनाया है, किसी फैक्ट्री ने नहीं बनाया है। उसमें क्या होता है, जैसे हमारे जितने सिस्टर्स फैक्ट्री हैं, है ना, अभी भी होता है म्यूचुअल मास जो है, अभी भी होता है। और हम लोग मास करते भी हैं। 2-3 दिन पहले ही हमने एक मास किया था। एक हमें इसके को डिस्पोज करना है, तो सबसे पहले हम लोग उसको मास में बेचते हैं। तो हमने मास में भेजा है अभी। तो डिक्लेयर्ड सरप्लस हो गया। अब यहाँ से अब उसको मास में करेंगे। मास क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सपोज कीजिए कि सारे फैक्ट्री हैं, हमारी जितने सिस्टर फैक्ट्रीज हैं 41 जुड़े हुए हैं। ठीक है। उसके बाद सर्विसेज के हेडक्वार्टर जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सारे हेडक्वार्टर एक साथ जुड़े हुए हैं। मतलब एक साथ हम सबको लेटर भेजते हैं कि हमारे पास ये जो सरप्लस स्टोर है, हम इसे बेचना चाह रहे हैं, हमारे फैक्ट्री से ये सरप्लस है, क्या आपको जरूरत है? तो ये प्रायोरिटी इंडेंटर है, सबसे पहले इसी को हम पूछेंगे, तब डिस्पोज करेंगे। तो अगर किसी फैक्ट्री को इसकी जरूरत है, हो सकता है जो हमारे लिए सरप्लस है किसी और के लिए यूटिलाइजेशन हो, है ना। तो जो फैक्ट्री है उसको पहले हम लोग पूछ लेते हैं, जो हेडक्वार्टर है उसको भी पूछ लेते हैं लेटर के थ्रू। तो वो अगर कोई कह रहा है कि ठीक है हमें चाहिए, तो हम लोग उसको देते हैं, है ना। अब देने का क्या तरीका है वो अलग बात है, लेकिन उसको हम लोग देते हैं। लेकिन पहले डिस्पोज करने के पहले, यानी पब्लिक ऑक्शन करने के पहले, हम लोग मास करते हैं, म्यूचुअल एड स्कीम में से देते हैं। और रिप्लाई देने के लिए 30 डेज का टाइम दिया रहता है। ठीक है। ये जो 30 डेज हैं, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है कि कहीं 30 डेज लिखा रहता है, कहीं 6 वीक है एंड 3 वीक्स है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा इन बातों को। ठीक है। रिप्लाई देने का समय जो है, कहीं पर 30 डेज लिखा है, कहीं पर 6 वीक्स लिखा है, कहीं पर 3 वीक्स। हम जो फॉलो करते हैं, हमारे फैक्ट्री में जो फॉलो होता है, 3 वीक्स फॉलो होता है, तो 21 डेज। ठीक है। तो एक टाइम दिया जाता है, टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के दौरान इन सारे फैक्ट्रियों को या किसी को रिप्लाई करना पड़ता है, अगर कोई अपना किसी को चाहिए तो। अगर उतने दिन में स्टिपुलेटेड टाइम जो 30 डेज है, अगर नहीं दिया तो अनरिस्पॉन्सिव मान लिया जाता है कि किसी को जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है। किसी को इसकी जरूरत नहीं, अनरिस्पॉन्सिव मान लिया जाता है।
और हम लोग डिस्पोज कर देते हैं उसे, उसके बाद फाइनली ऑक्शन में दे देते हैं, पब्लिक ऑक्शन में। जब तक कि मास में आइटम को अनरिस्पॉन्सिव डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, जब तक कि मास में आइटम को अनसर्विसेबल डिक्लेयर नहीं किया जाता है, तब तक सरप्लस आइटम को किसी अदर इंडेंटर को नहीं दिया जाएगा। ये फिक्स है भाई, है ना। अभी भी हम लोग क्या हो चुके हैं, सारी फैक्ट्रियां अलग अलग हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी मास है और मास करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस रूल को बदला नहीं है कि जब तक कि इससे अनरिस्पॉन्सिव ना हो जाए, या 30 डेज का जो टाइम है, टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तब आप कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, ये अनरिस्पॉन्सिव हो गया, है ना। अब इस अनरिस्पॉन्सिव मटेरियल को एमएसटीसी, मेटल एंड स्टील ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन ये क्या है, एक पीएसयू है, एक पीएसयू है। जितनी भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, उसके अंदर में जो स्क्रैप जनरेट होता है, जो सरप्लस जनरेट होता है, उसको ये बेचने का काम करता है, ऑक्शन करने का काम करता है ये एमएसटीसी। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जितनी फैक्ट्रियां हैं, चाहे गवर्नमेंट, जितनी गवर्नमेंट फैक्ट्री है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिसेज हैं, सबके स्क्रैप मटेरियल, सरप्लस मटेरियल को कौन बेचता है, ये एमएसटीसी, ये एक पीएसयू है। ठीक है। हर एक स्टेट में इसका ऑफिस होता है, रीजन होता है। हमारे यहाँ भोपाल में इसका ऑफिस है एमएसटीसी का। तो मेटल एंड स्टील ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन द्वारा डिस्पोज किया जाता है, और सबके साथ एग्रीमेंट होता है, सबके साथ एग्रीमेंट होता है। पिछला एग्रीमेंट 2018 में हुआ था, फ्रेश एग्रीमेंट हुआ था। तो उसके बाद जब फैक्ट्रियां बदल गई, ये कॉर्पोरेट हो गया, 2022 में फिर से एग्रीमेंट हुआ, सब कंपनियों ने अपने अपने साथ उसके साथ किया। ठीक है। टर्म एंड कंडीशन वही, सिर्फ कंपनियां अलग हो गई, है ना। मतलब पीएसयू अलग हो गए, हमारे जो 7 पीएसयू बन चुके हैं, सबने अलग अलग किया, तो एमएसटीसी के साथ एग्रीमेंट किया। तो डिस्पोजल की पूरी प्रक्रिया टीडीसी द्वारा कंप्लीट की जाती है। अब यहाँ आता है टीडीसी। अब इसे हमें क्या करना है, एमएसटीसी से बेचना है ना। तो ऐसा नहीं है कि इतना आसान प्रोसेस नहीं कि एमएसटीसी से बेचना है, एमएसटीसी को दे दिया, वो बेच दिया। ये प्रोसेस कौन करेगा, ये पूरा प्रोसेस पूरा करेगा टीडीसी, टेंडर डिस्पोजल कमिटी। एक होता है टीपीसी, ठीक है, टेंडर परचेज कमेटी। जब कोई चीज प्रोक्यूर करते हैं, हम लोग खरीदते हैं, तो उस समय ये जो पूरा प्रोसेस करता है टीपीसी करता है। जब हम लोग बेचते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस कौन करता है, टेंडर डिस्पोजल कमेटी। ठीक है, टीडीसी पूरा करता है। लेवल होते हैं, टीडीसी के लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, देन लेवल 3। टीडीसी का लेवल होता है। टीडीसी 3, इसमें मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं। टीडीसी 3 में कौन होता है, जो डब्ल्यू एम का लेवल होता है, डब्ल्यू एम के लेवल का ऑफिसर होता है, दैट इज चेयरमैन। लेवल 2 में क्या होता है, जो ज्वाइंट जीएम या एजीएम लेवल का ऑफिसर होता है, दैट इज चेयरमैन। लेवल 1 में क्या होता है, जो आपका एचओडी है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी, जीएम, सीजीएम, ईडी, ये जो होता है, इसका लेवल 1 का चेयरमैन होता है। ठीक है। पावर हो है, इस सबके अलग अलग पावर है कि कौन कितने तक का डिस्पोज कर सकता है। तो ये 20 लाख तक का कर सकता है टीडीसी 3। टीडीसी 2 जो है 75 लाख तक का कर सकता है। और टीडीसी 1 जो है, इसका अनलिमिटेड पावर है। अगर किसी आइटम का वैल्यू हमने एस्टिमेट किया, ये वैल्यू कहाँ से आता है, 20 लाख, एस्टिमेटेड वैल्यू। जैसे हमने एक लॉट बनाया, एक हीप बनाया है ना, इसमें बहुत सारे मटेरियल, फालतू वालतू ऐसा मटेरियल है। इसका हम लोग सपोज कीजिए वेट हमने किया, है ना, वेट करना पड़ता है। जितना वेट है, और जितना इस टाइप के आइटम का भी, कचरे टाइप के आइटम का जो मार्केट रेट चल रहा है, एक्चुअली में मार्केट रेट से तो नहीं करते हैं, लास्ट सेल रेट से करते हैं। तो हमने अनुमान लगाया कि ये 20 लाख रुपए हैं, है ना। इस ये पूरे लॉट का वैल्यू क्या है, 20 लाख रुपए होना चाहिए। तब कौन प्रोसेस करेगा इसे, टीडीसी 3 करेगा। लेकिन कह रहा है कि नहीं, ये 25 लाख का होने वाला है, तब ये टीडीसी 2 करेगा। जब कहेगा नहीं 80 लाख का हो जाएगा, तो टीडीसी 1 प्रोसेस करेगा। ओके, समझ गए ये बात। तो आपके जो सिलेबस में है, एजेंसी है ना, डिस्पोजल के लिए एजेंसी, तो डिस्पोजल के लिए यही एजेंसी एमएसटीसी, मेटल एंड स्टील ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के लिए
ये एजेंसी का काम करती है। ये एक एजेंसी है, एजेंट है, हमारे लिए एजेंट है। इसके बदले में वो हमसे सर्विस चार्ज चार्ज लेता है 1.6%। हमारी मटेरियल वैल्यू का जितना मटेरियल वैल्यू आता है, जितना हम लोग अगर 100 रुपये का बेच दिए, ठीक है, तो 1 रुपये 60 पैसा हमसे ले लेगा वो, सर्विस चार्ज प्लस जीएसटी। ये सर्विस चार्ज है इसका। अगर डिफेंस सेटअप में रहने वाले या डिफेंस सेटअप से बाहर रहने वाले चैरिटेबल, वेलफेयर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सरप्लस डिफेंस स्टोर्स, व्हीकल्स या अदर इक्विपमेंट दिया जा सकता है। इसके लिए फिक्स्ड प्राइस होगा। जो डिफेंस सेटअप में है, जैसे डिफेंस सेटअप में हम लोग बहुत चैरिटेबल संस्थाएं चलाते हैं ना, एजुकेशन संस्थाएं भी, स्कूल चलाते हैं, जो जो फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड हैं, है ना, उनके लिए संस्थाएं चलाते हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग्स चलाते हैं हम लोग, है ना। तो उन सबको भी दिया जा सकता है, उन सबको दिया जा सकता है। तो अगर उनके लिए ये जरूरत का चीज है तो, है ना। जैसे हमारे लिए लेथ मशीन का, जैसे सपोज कीजिए कि 1 mm का हो गया है एक्यूरेसी, तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। लेकिन हमारे अंदर में बहुत सारे, या डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में बहुत सारी संस्थाएं चलती है जो लोगों को ट्रेनिंग देती है, वहां पर ये चल सकता है। तो उसके लिए फिक्स प्राइस है कि 1/6 ऑफ द बुक वैल्यू या लेजर वैल्यू, लेजर वैल्यू या बुक वैल्यू का 1/6, है ना, प्राइस पे हम इसे देंगे। ठीक है, हम प्राइस पे देंगे। जैसे अगर, है ना, जितना भी बुक वैल्यू होगा, 100 रुपया है, तो इसका 1/6 कर दीजिए, इतने में इसको दिया जाएगा। लेकिन यदि सरप्लस, साल्वेज या स्क्रैप हो, तो फिक्स प्राइस कुछ इस तरह से रहता है। अगर आइटम जो सरप्लस, साल्वेज, स्क्रैप का आइटम है, तो 50% ऑफ द लास्ट ऑक्शन सेल रेट ऑफ सिमिलर स्टोर्स, मतलब इसी तरह के आइटम को जब हम लोगों ने पिछली बार बेचा था, है ना, जब कभी पिछली बार हम लोगों ने ऑक्शन किया होगा, पब्लिक ऑक्शन किया होगा और बेचा होगा, तो जितना मिला था उसका 50%, मतलब 100 रुपये में अगर बेचा था, 100 रुपये पर यूनिट, तो उसका 50%, दैट मीन क्या हो जाएगा, 50 रुपये से हम लोग रेट से देंगे इसे। लेकिन इन स्टोर्स को, इन संस्थाओं को देने से पहले एमओडी या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिफेंस के अंदर में जो फाइनेंस है, उससे अप्रूवल लेना होता है इनसे, क्योंकि ये बहुत कम रेट में हम दे रहे हैं ना, तो बुक वैल्यू तो ट्रांसफर होगा। जो सरप्लस सिक्योरिटी आइटम को डिस्पोजल करने के लिए फैक्ट्री द्वारा सरप्लस डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ऐसे आइटम के लिस्ट वैल्यू को एफबी एमएम डिवीजन को पहले ये होता था, लेकिन अभी भी इसे आपको हेडक्वार्टर रेफर करना पड़ेगा। क्या है ये सरप्लस सिक्योरिटी आइटम? सरप्लस सिक्योरिटी आइटम जैसे वायरलेस या सिग्नल स्टोर्स, है ना। अब जैसे हमारे यहाँ बुलेट प्रूफ व्हीकल्स बनते हैं, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स बनते हैं, तो उसके जो कांच आते हैं, जो विंडो आता है उसका, है ना, विंड स्क्रीन जो रहता है, वो सब क्या रहता है, बुलेट प्रूफ रहता है। इसको सिक्योरिटी आइटम मानते हैं हम लोग, कि बाहर अगर इसको बेच दिए, तो चला गया किसी के पास जो इसके पास नहीं जाना चाहिए, है ना, तो वो इसका यूज कर लेगा, वो खुद से बुलेट प्रूफ व्हीकल बना लेगा। तो सरप्लस है आपके पास, लेकिन फिर भी आप खुद से नहीं से बेच सकते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी आइटम में आता है। ठीक है, तो जैसे सरप्लस सिक्योरिटी आइटम है, तो उनको भी अलग अलग डिपार्टमेंट को देते हैं, तो उसका भी तरीका है, और उसको किस रेट पर देंगे, है ना, ये सब भी इसका तरीका है। आज रहने देते हैं, ठीक है। बाय। ठीक। सर आज ओपीए की क्लास रहेगी? नहीं यार, नहीं, 9 बजे। सर एक सवाल था सर। हाँ। जैसे अपन डिस्पोजल पढ़ रहे हैं तो अपन ने रिपेयरेबल, सर्विसेबल और अनसर्विसेबल पढ़े। तो हम्म, जैसा रिपेयरेबल में अपन ने पढ़े कि जो चीज उसकी डिप्रिसिएशन वैल्यू के 1.6
के नीचे ऊपर अगर रहती है तो अपन उसको रिपेयरेबल करके यूज कर सकते। तो अपन पढ़ रहे डिस्पोजल, तो सर वो चीज अपन उसको स्क्रैप कर सकते क्या, फिर डिस्पोज कर सकते क्या फिर? हाँ, अगर वो बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर हो गया तो उसको हम स्क्रैप कर देंगे हम लोग। फिर उसमें भी जब वो रिपेयरेबल है फिर भी? नहीं नहीं, तब तब नहीं करेंगे। तब अगर हमारे रिक्वायरमेंट में है तो नहीं करेंगे। वो तो बता रहा हूँ कि मैं, वो सरप्लस की कैटेगरी है। सरप्लस की कैटेगरी, वो सरप्लस है। हाँ, नहीं वो पर सरप्लस में भी हम डिस्पोजल या स्क्रैप में ये कर रहे हैं ना सर उसको। वही तो कंफ्यूजन था जब। नहीं नहीं, हाँ, मैं कंफ्यूजन डिस्टर्ब मतलब नहीं समझ रहा करना हूँ चाहता आपका, था। कि वो रिपेयरेबल है। ठीक है, हाँ उसको बेचना है कि नहीं बेचना है, यही ना? हाँ। बेचना है कि नहीं बेचना है? तो अगर हम देखिए हमारे यूज का अगर है और हाँ रिपेयरेबल है तो उसे क्यों बेचेंगे? हम रिपेयर करके करेंगे काम, नहीं बेचेंगे उसे। लेकिन हमारे वो सरप्लस में आ सकता है। हो सकता है कि वो, जैसे हमें एक मशीन की जरूरत है, लेकिन हाँ हमारे पास 10 मशीन है जो रिपेयरेबल है। ठीक है हाँ ना? 10 मशीन है जो रिपेयरेबल है, लेकिन हम, मशीन हमारे पास एक ही है, एक ही का यूज है ना। तो बाकी हम्म। 9 मशीन तो रिपेयरेबल तो है, लेकिन अभी भी वो क्या है, सरप्लस है हमारे पास। तो सरप्लस ये है। रिपेयरेबल के कैटेगरी में तो आ गया, लेकिन हम्म। इसको रिपेयरेबल की कैटेगरी से, लेकिन सरप्लस रिपेयरेबल देन डिस्पोज। अच्छा, देन डिस्पोज। हाँ, ओके सर, थैंक यू। सरप्लस रिपेयरेबल और इसको डिस्पोज कर देंगे। ओके ओके सर। सर लेजर मतलब क्या होता है सर? लेजर का मीनिंग मतलब समझ नहीं है। लेजर सर एक लेजर, बुक है जिसमें लेजर मतलब